नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में एक बात पर जोर दिया गया था और उसके विषय में निवेदन किया गया था कि पांथिक बातों पर कोई सरफिरा व्यक्ति, कोई मेंटली डिरेल्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंटली डिरेल्ड सरफिरा व्यक्ति कुछ कह देता है तो उस पर आप सभी भड़किए मत। जैसे कुछ वर्ष पहले वो सरफिरा था, वो मकबूल फिदा हुसैन बहुत अपने बड़ा कलाकार समझता था। उसने माँ यानी हमारी देवी माँ सरस्वती को पता नहीं किस रूप में पेश किया था। तो हिंदू सनातन वाले जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन कभी भड़क गए थे। मकबूल फिदा हुसैन जैसे सरफिरों से कोई हमारी माँ सरस्वती का कुछ भी अपमान नहीं होता। ये उसकी कुत्सित मानसिकता का है। उसकी आलोचना जरूर करिए, उसको एक्सपोज करिए, लेकिन उसको बेनकाब करिए। ऐसी मानसिकता को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, लेकिन भड़किए मत, आग मत लगाइए देश में। तो उसी प्रकार कोई सरफिरा जो है वो नुपुर शर्मा करके यदि हमारे इस्लाम पर हमारे जो ये पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुछ कहती है या कोई कहता है, बिल्कुल मत भड़किए। उनकी यानी जो कुत्सित और घिनौनी जो मानसिकता है उसको बेनकाब जरूर करिए। तो यहीं तक रुक जाइए। आप भड़केंगे तो ऐसे तत्व, सिरफिरे तत्व जो है आपको बार बार भड़काएंगे और इससे उस पंथ की महानता में बट्टा लगता है। जो पंथ अपने आप में खुद एक भाईचारा का संदेश देता है। हालांकि तमाम ताकतें भाईचारा को भी बदनाम करने पर तुली हुई हैं। वो कई कट्टरवादी तत्व अब किस तबके की है अब आप लोग जान सकते हैं। वो जो इस्लाम में भाईचारा की बात है वो इंसानियत के आधार पर है। उसको कहते हैं कि नहीं ये भाईचारा सिर्फ इस्लाम पंथ के लोगों के लिए है। शायद सूफी संतों का संदेश शायद वो समझ नहीं पाए या उसका महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी तमाम हमारे भारतीय समाज विरोधी मानसिकताएं जो है बहुत सक्रिय हैं हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को तोड़ने के लिए। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। और उस सावधानी में पहली सावधानी है कि पंथ पर या पैगंबर मोहम्मद साहब पर, हमारे या विष्णु भगवान पर या शंकर भगवान पर या किसी पर भी कोई माने और असमाननीय, अशोभनीय
कोई टिप्पणी करता है, कोई कहता है, इसमें जरा भी भड़कने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जो कुत्सित मानसिकता है, जो घिनौनी मानसिकता है, जो गिरी हुई मानसिकता है, उसको बेनकाब जरूर करेंगे। तो उसी के उदाहरण में ये बताने की कोशिश की गई थी कि जैसे मान लीजिए प्रभु भोले शंकर का शिवलिंग है, उस पर कोई पक्षी या कोई आकर के या इवन कुत्ता वगैरह भी गंदा कर देता है, तो प्रभु भोले शंकर की महिमा में कोई फर्क नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है। कुत्तों के गंदा करने से, पक्षियों के गंदा करने से प्रभु भोले शंकर की महिमा में कोई फर्क नहीं आता। इसी पर तो हमारे जो 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 महान संत कवि अब्दुल रहीम खान खाना, इनका नाम रहीम दास थे, उनका एक दोहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृंग मारी लात। उनके कहने के तात्पर्य है कि ऋषि भृगु ने प्रभु विष्णु को जो लात मारी, उससे प्रभु विष्णु की महिमा में कोई फर्क नहीं आया। इन बातों को समझ करके भी लोग भड़क जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर कोई बोल दिया, प्रभु विष्णु पर कोई बोल दिया, प्रभु भोले शंकर पर कोई बोल दिया, और वो मकबूल पिता हुसैन जो हमें को कलाकार है, उसने माँ सरस्वती के विषय में अपमानजनक उसका चित्रण कर दिया। इससे भड़कने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप भड़कते हैं इसलिए वो भड़काते हैं। इतना विश्वास रखिए कि जिस वक्त आप भड़कना बंद कर देंगे, शायद वो समझेंगे कि अब उनकी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है, तो शायद इस पर वो उतारू भी नहीं होंगे। ये बहुत आवश्यक है। और संवेदना रखनी है सबसे अधिक तो देश के प्रति रखिए। उम्मीद ये थी कि जिसमें कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, पूरे देश में इस तरह की लहर दौड़नी चाहिए थी। पूरे देश के लोग जो है आक्रोश दिखाते और कम से कम ये मांग करते कि इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के साथ साथ जितने भी थे, अनिर्बाण भट्टाचार्य, स्वरा भास्कर और उमर खालिद, सबको देश के बाहर किया जाए। इस संवेदना की आवश्यकता है। जब कोई कहे कि भारत तेरे टुकड़े, और इसमें किसी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। जिस वक्त कोई खुलेआम ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, पूरे देश के लोग खड़े हो जाएं और आक्रोश के साथ कि इनको पकड़ करके और इनको कुछ नहीं, देश के बाहर किया जाए और इनके सारे स्रोतों को जो है वो नष्ट किया जाए। इस तरह का आक्रोश यदि रहता, संवेदना रहती, तो ये गद्दार राहुल गांधी को कदापि हिम्मत नहीं पड़ती कि उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में खड़ा होता। जरा कल्पना करिए कि संवेदना यदि होनी भी है तो देश के प्रति रखिए, पंथ के प्रति उतना मत भड़किए। और उसकी टेस्टिमोनी ये थी कि जब ये कहा गया भारत तेरे टुकड़े होंगे, पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, हमारे भारतीय भाई बहनों को एक साथ आक्रोश के साथ ये मांग करनी चाहिए थी कि ये जो कुनबा जिसने जेएनयू के प्रांगण से सरेआम नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, पूरे देश के लोग जो है वो खड़े हो जाते, कहते कि इन देशद्रोहियों को एक क्षण के लिए भी भारत की पावन धरती पर रहने मत दीजिए, इसको बाहर निकालिए। वो होती है मुल्क के प्रति संवेदना। तो मुल्क के प्रति संवेदना न होकर के हम पंथ की बातों पर भड़कते हैं, आग लगाते हैं।
इस तरह की मानसिकता को नष्ट करना होगा, देश के प्रति संवेदना को जगाना होगा। और ये बात कहने में भारतीय जनता दल को जरा भी संकोच नहीं है कि देश प्रति संवेदना के मामले में काफी हमारे देशवासियों में, हमारे भारतीय भाई बहनों में बहुत ज्यादा अभाव है। और उससे भी ज्यादा दुखड़ा ये है, जो है भी तो वो पाखंड का शिकार है। ये अपनी देशभक्ति की ये सब अपनी देशभक्ति की बात को तो बताया जा रहा था कि जिस वक्त जो है ये घोर गद्दार कन्हैया कुमार अपने अनिर्बाण भट्टाचार्य, सुरा भास्कर, उमर खालिद के साथ ये खतरनाक, सिर्फ नारा ही नहीं, उसने चुनौती दी थी। तो हाँ, तो हमारे देश के लोगों में जो है ये अपने मुल्क भारतवर्ष के प्रति संवेदना का बहुत बड़ा अभाव है। और अभाव से ज्यादा खतरनाक बात क्या है, जो है भी तो वो पाखंड के रूप में। और उसी पाखंड का एक प्रदर्शन किसमें है, वो कुछ कभी सम्मेलन कर लेंगे, कभी बोल लेंगे, मुशायरे में बोल लेंगे, लेकिन वो बात जज्बे में नहीं आती, मन में नहीं आती। वाणी में सिर्फ बोल करके, सिर्फ वाणी से बोलना, मुंह से बोलना, जिभ चलाना, और ना आपके मन में हो ना आपके आचरण में हो, वो पाखंड वाली स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। वही स्थिति है। दो वाक्य हम बता रहे हैं आपको। एक तो ये कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कुछ लोग इसको ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक जो है माइलस्टोन है टेस्टिमनी का, परीक्षा लेने का, कि पूरा देश में आक्रोश नहीं आया। जो पूरे देश में आक्रोश नहीं आया, तभी राहुल गांधी जैसे गद्दार लोगों को उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में खड़ा होने का मौका मिला। और ये घोर गद्दार राहुल गांधी जो है वो संसद के अंदर भी समर्थन किया, संसद के बाहर सड़कों पर भी समर्थन किया। इस घोर गद्दार राहुल ने उस गद्दार कन्हैया कुमार का आज अंजाम देखिए। ये घोर गद्दार कन्हैया कुमार घूमते 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 फिर उसी घोर गद्दार राहुल गांधी के पास पहुंच गया। ये सारा कुछ इसलिए है कि हमारे देश के लोगों में देश के प्रति संवेदना का बहुत बड़ा अभाव है। ये मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। और ये कब से है, जब हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने लोग जो है उनके समर्थन में आए? नहीं आए ना। ये सब इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू के भ्रमजाल में ही लोग फंसे रहे। सुभाष चंद्र बोस के इस आह्वान पर लोग नहीं आए कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और साथ सुभाष चंद्र बोस भी जानते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण, जो युद्धबंदी थे द्वितीय विश्व युद्ध के, जो कि जर्मनी और जापान के अधीन में उन भारतीय सैनिकों को, भारतीय जवानों को छुड़वाया। उनके आधार पर जो है आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ। तो ये तथ्य है। आज भी भारतीय जनता दल सिर्फ
यानी देशभक्ति की बात, भारतीयता की बात, भारतीय एकता की बात कर रहा है, ये आगे क्यों नहीं वो बढ़ पा रही है? इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है कि राष्ट्र के प्रति संवेदना का बहुत बड़ा अभाव। अब देखिए, राष्ट्र प्रति संवेदना का जो बहुत बड़ा अभाव है, उसके सबसे बड़े प्रमाण हैं आपके मोदी जी। मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है, जो देशभक्ति है और हमारे भारत पर संवेदना है, तीनों का बहुत बड़ा अभाव है और पाखंड है। मैं सरेआम इस बात की चुनौती देता हूं बीजेपी वालों को भी, मोदी जी को भी, कि आपका राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है और पाखंडपूर्ण है। पाखंडपूर्ण इसलिए है कि यदि आपको राष्ट्र प्रति जरा भी संवेदना होती तो ये मानते कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस तरह का नारा हमारे देश का सबसे जघन्य अपराध है। गद्दारी से भी बढ़ के वो जघन्य अपराध है। हमारे जो देश की जो सर्वोच्च मान्यता है, हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो सार्वभौमिकता है, जो उसकी सॉवरेंटी है, उस पर यह सीधा हमला है। मोदी महोदय, आपने ये गद्दारी की है देश के साथ और उसको आपने अदालत के हवाले कर दिया। ये बहुत बड़ी गद्दारी। और यही नहीं, आपका थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो दिखा जब आप लद्दाख के मामले पर, जिसमें लद्दाख की सीमा पर चीन के सैनिक और हमारे सैनिक वो डटे हुए थे। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की क्षमता में जब आप वहाँ भाषण कर रहे थे, वो भाषण इस देश ने देखा है। आपने कहा था कि हमारी फौज ने, हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। इतना तो आपको ज्ञान है कि हमारे देश की सेना जो है दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करती है। तो मोदी महोदय, जिसमें हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा आक्रमण हुआ उस गद्दार कन्हैया के द्वारा, तो प्रधानमंत्री के रूप में आपका कर्तव्य बनता था, आपकी ड्यूटी बनती थी, और यही आपका राष्ट्रधर्म था कि आप सेना के हवाले कर दे, तभी सेना जो है हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करती होती। लेकिन देश के प्रति वफादारी का, देश के प्रति वफादारी का, उसके संवेदना का सीधा पाखंड आपके जो मस्तिष्क में है वो दिखा उसमें। और यही नहीं, इस विषय में प्रकरण भारतीय जनता दल ने YouTube के कई बार माध्यमों से बताया हुआ है, लेकिन जब भी ये बात आती है मेरा दिमाग खौल जाता है। तो देश प्रति संवेदना का अभाव और इस प्रकार देश प्रति भक्ति का भाव, राष्ट्रभक्ति का भाव, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का भाव, ये मोदी महोदय में साफ दिखता है और उसका पाखंड से दिखता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण वो जेएनयू प्रांगण से जो गद्दारी की गई, जो देश के खिलाफ इस तरह से खतरनाक नारे लगाए गए, उसको मोदी महोदय ने किस प्रकार डील किया, वो सबसे बड़ा एक माइलस्टोन है। एक ऐतिहासिक जो है मील का पत्थर है, जो ये दिखाता है कि ये अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले मोदी महोदय, राष्ट्र के प्रति मोदी महोदय में राष्ट्रपति कितनी संवेदनहीनता है।
और राष्ट्रवाद का कितना बड़ा पाखंड है, और उस राष्ट्रपति संवेदनहीनता और राष्ट्रपति देशभक्ति का पाखंड ने क्या दुर्दशा करवाई इस मुल्क की, वो देश के सामने है। आपने अदालती प्रक्रिया में उसको उलझाया, दिल्ली पुलिस ने उसको 36 महीने में उसकी चार्जशीट बनाई, फिर इस गद्दार केजरीवाल को मौके मिले और उस फाइल को लेकर 8-9 महीने खुद बैठ गया उस पर। दिल्ली हाई कोर्ट को हम क्या कहें, और उसके चरित्र को हम क्या कहें। ये कोर्ट वाले, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाले अपने को देश के ऊपर समझते हैं ना, अपने उस चरित्र को नहीं देखते हैं कि इनकी जो ये नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको ये जमानत देते हैं, वो भी फिल्मी गाना लिख करके। शर्म नहीं आती, इतना ही मैं कह सकता हूं। फिल्मी गाना लिख करके वो उसको जमानत देते हैं। फिर तो देश में देखा होगा कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का तांता लग गया, तांता जिसे कहते हैं, पूरी लाइन लग गई और सब बरसाती मेढक की तरह सामने आ गए देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। राहुल गांधी तो सबसे पहले आया, समर्थन दिया इस गद्दार कन्हैया कुमार को, और उसका समर्थन वो संसद के अंदर भी किया और संसद के बाहर भी किया। ये गद्दार केजरीवाल भी समर्थन किया, और गद्दार सीताराम येचुरी ने भी समर्थन किया, और गद्दार डी राजा ने भी समर्थन किया, प्रकाश करत ने भी किया, और ये कन्हैया कुमार जाकर के, वो गद्दार कन्हैया कुमार जाकर के ये अखिलेश का भी चरण छुआ। तो अखिलेश की भी गद्दारी देश के खिलाफ सामने आई, और फिर ये गद्दारी यहीं तक नहीं रुकी। कम्युनिस्टों ने इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, इलेक्शन, मैंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन या लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए उसको टिकट दिया बेगूसराय बिहार से। मैंने अभी कहा ना कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का तांता लग गया। ये मौका किसने दिया? ये पाखंडी राष्ट्रवादी मोदी जी के करतूतों के कारण। तो तांता क्या लगा? न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर किशोर अजवानी ने इसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया, और बात यहीं तक नहीं थी। मैंने 20 बार ये कहा है कि ये न्यूज़ इंडिया का जो मालिक है वो शायद मुकेश अंबानी, ये बात उसके यहाँ तक गूंजती जरूर होगी, और अभी भी देश के प्रति कुछ संवेदना है, गैरत है, तो तुरंत इस किशोर अजवानी को निकाल बाहर करे न्यूज़ 18 इंडिया से। लेकिन मुकेश अंबानी ये जरा भी मुगालते में न रहे कि सब दिन बराबर नहीं होता है, किसी वक्त मुलाकात होगी। ये पहला सवाल होगा कि आपने किशोर अजवानी को गद्दार, किशोर अजवानी जो कि घोर गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया, उसको न निकाल करके देश के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। ये बराबर उनको याद दिलाया जाएगा, उनको, मुकेश अंबानी को, क्योंकि ये बात दिमाग में हमेशा वो हॉन्ट करती रहती है, हमेशा खोलती रहती है। तो गद्दार किशोर अजवानी को मौका मिला, उसने इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया, और घोर गद्दार और ये गद्दार किशोर अजवानी
कि गद्दारी यहीं तक नहीं कि उसने सिर्फ टॉक शो चलवा दिया, और ये भी कहना होगा कि उस टॉक शो में जो लोग शामिल थे, शामिल माने जो श्रोतागण थे, जो ऑडियंस थी, जो पब्लिक थी, उसकी भी मानसिकता पर सवाल है। वो जान रही है कि ये जो शख्स है कन्हैया कुमार, ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है, जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके टॉक शो में जो लोग भी शामिल थे, भारतीय ताकत दल साफ कह रहा है कि उनकी मानसिकता पर भी सवाल है। हम पब्लिक के विषय में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मस्तिष्क इस तरह से बॉयल कर रहा है कि ऐसी मानसिकताओं को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। तो जब उसका टॉक शो चल रहा था, जो लोग सुन रहे थे, उनकी मानसिकता भी राष्ट्रीय सवाल के घेरे में है। ये सवाल पूछ रहा है कि ये सवाल है उनके खिलाफ, ऐसे लोग जो है घोर गद्दार कन्हैया कुमार का टॉक शो क्यों सुन रहे थे, क्यों देख रहे थे, क्यों नहीं उसका बहिष्कार किया। और इस गद्दार किशोर अजवानी की गद्दारी यहीं तक नहीं रुकी। उसके मन में जो राष्ट्र के खिलाफ जो गंदगी थी और बाहर आई, वो ये कह रहा है कि भाई ये किसी ने ये कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। देखिए वो कैसे कह रहा है कि यदि इसने सिर्फ इतना ही कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है, क्योंकि भारत का कोई टुकड़ा उगड़ा तो हुआ नहीं इसके कहने से। अब देखिए इसकी इतनी घिनौनी मानसिकता देश के खिलाफ, इस गद्दारी का नमूना, उसको समझाने के लिए मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे समझाऊं। हमने मर्यादा की सीमा को लांघ करके, मेरी मजबूरी थी कि मर्यादा की सीमा को लांघ करके उसको उन तरीकों से आईना दिखाना पड़ा जो कि हमारी आत्मा बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे थे कि इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। तो उसको बताना पड़ा कि गद्दार किशोर अजवानी, मान लो कोई सरफिरा व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ और बहन की गाली देना शुरू कर दे, तो तुम ये बता कि तुमको क्रोध नहीं आएगा, तुमको गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारा खून नहीं खोलेगा, तुम्हारे दिमाग में उबाल नहीं आएगा। जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ मुंह से बोल रहा है, मुंह से अपशब्द कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी तुम्हारी माँ और बहन के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है जैसा कि वो मुंह से बोल रहा है। तभी तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुमको गुस्सा जरूर आएगा गद्दार किशोर अजवानी। तो जहां तुम्हारी व्यक्तिगत बात हो तो तुम एक पैमाने से देखोगे, देश की बात होगी तो उसको तुम डकर जाओगे। ऐसे से गद्दार, और सिर्फ किशोर अजवानी ही गद्दार नहीं है, मीडिया में कितने एंकर देश के खिलाफ गद्दार हैं। रवीश कुमार है, मुकेश कुमार है, वो आशुतोष है, ये सब गद्दार ये पत्रकार है। भारतीय जनता दल साफ कर रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जब मैं इन गद्दार पत्रकारों की बात करता हूँ, देश विरोधी ताकतों की बात करता हूँ, देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जो कि बीजेपी, तो गद्दार किशोर अजवानी, हाँ बात ये कही जा रही थी कि वो गद्दार किशोर अजवानी अकेला देशद्रोही नहीं है। रवीश कुमार है, आशुतोष है, मुकेश कुमार है, कई हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जब भी
इन गद्दार पत्रकारों की बात की जाए, गद्दार मीडिया की बात की जाए, देश विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दल हैं, जैसे ये जीएनपीसी है, वाम दल है, और इनको पालने वाले जो गद्दारी कर रहे हैं बीजेपी वाले, इनकी बात की जाए तो ये सब देश विरोधी ताकतें जो कि भारत के खिलाफ दिन रात सक्रिय हैं, इसमें लगी हुई हैं। तो ये सारी ताकतें मोदी जी की सरकार के संरक्षण में चल रही हैं। यही तो इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। इनके पाखंडपूर्ण जो है देशभक्ति की असलियत है। इसको समझना होगा। तो वो किशोर अजवाणी को बताया गया कि जब व्यक्तिगत मामला हो तो एक पैमाने से देखोगे, और जब देश की बात हो तो तुम उसको निगल जाओगे और कहोगे कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। तो ऐसे गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन सारे गद्दार मोदी जी की सरकार के तत्वाधान में गद्दारी कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का तांता यहीं नहीं रुका, बॉलीवुड भी तैयार हो गया देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। इतना बड़ा गीतकार अपने को कहता है जावेद अख्तर, वो गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी गद्दार बीवी शबाना आजमी के साथ और सौरभ भास्कर भी आई थी। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे देशवासियों में, हमको कहने में जरा गुरेज नहीं है कि पंथ के प्रति जितना भड़काव संवेदना दिखाते हैं, उसकी जगह पर उससे अधिक राष्ट्र के प्रति संवेदना दिखाइए। पंथ पर कोई बोलता है उस पर भड़कना छोड़िए, देश के प्रति भक्ति लाइए, देश के प्रति संवेदना लाइए। तभी तो गद्दार राहुल गांधी और गद्दार कन्हैया कुमार जैसे लोगों को मिलता है, और पाखंडी राष्ट्रवादी और झूठे राष्ट्रभक्त जो मोदी जैसे लोगों को मौका मिलता है। तो मोदी महोदय ने उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा करके, और आज भी, और उसके बाद एक कन्हैया कुमार बड़े ठाठ से आराम से सीना चौड़ा करके देश में घूम रहा है। ये मोदी जी की देन है। बीजेपी का एक समर्थक यूट्यूब पर, अजीत भारती, ने साफ कहा कि मोदी जी ने गद्दार कन्हैया कुमार को युवा नेता बना दिया। ये क्या कहता है? ये दिखाता है कि मोदी जी का ये पाखंडपूर्ण जो राष्ट्रवाद है, जो नकली राष्ट्रवाद है, जो कपटपूर्ण राष्ट्रवाद है, कैसी कैसी ताकतों को वो जन्म दे रहा है। और यही नहीं, ये सब ऐसा क्यों करते हैं? जो कट्टरवादी तत्व हैं बीजेपी की ओर से, आरएसएस की ओर से, कैसी कैसी झूठी कहानियां गढ़ते हैं। एक उनकी कहानी है आक्रांता। मुगलों को आक्रांता बोलते हैं, और उसी के बहाने हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाते हैं। और यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि कौन आक्रांता है, कौन आक्रांता नहीं है। बहुत जरूरी है देशवासियों को। आक्रांता वो है जो बाहर से आया, लूटा और फिर भाग गया वापस अपने देश, वो आक्रांता है। फिर मैं कह रहा हूं, जो आया, लूटा और भाग गया, वो आक्रांता है। लेकिन जो आया, यहीं रह गया, इसी मिट्टी में खप गया, उसके दादा परदादा खप गए, इसी मिट्टी को अपना वतन समझा,
वो इस देश का या भारतीय सपूत है। भारतीय अब तो क्योंकि इस देश का संविधान बन गया तो वो भारतीय नागरिक है, भारतीय है। उसको तुम कह रहे हो कि आक्रांता है। अब मैं बताता हूं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, लूटा, भाग गया। और 998 या 999 के आसपास जो है वो महमूद गजनी आया था, सोमनाथ का मंदिर लूटा उटा, भाग गया। मोहम्मद गोरी आया था, लूट कर भाग गया। शक आए, लूटे, भाग गए। हुड़ आए, लूट कर भाग गए। नादिर शाह आया था, जिसमें कि हमारा बहुत ही कमजोर कायर किस्म का बादशाह था मोहम्मद शाह। उसकी मौजूदगी में मारकाट भी मची, मारकाट भी उसने मचाया और लूटा। और वो नादिर शाह लूट कर ले गया। यहाँ तक कि तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, वो भी ले गए। और सबसे बड़े अंग्रेज आए, 200 साल तक शासन किया, लूटा और 43 ट्रिलियन डॉलर लूट कर यहां से ले गए। ये सब आक्रांता हैं। और ऐसी बात करने वाले जो कि मुगलों को आक्रांता कहते हैं, वह देश के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। ये अपनी पांथिक सुपरियॉरिटी को हर तरह से साबित करने के लिए इस तरह की ये रचना ये करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ कहता है कि ऐसे तत्व जो है, जो कि आक्रांता की कहानी बोल करके हमारे देश में भेद विभेद और किसी को निशाना बनाने की जो साजिश है, यह जो है सबसे बड़ा देशद्रोह है, देश का दुश्मन है। हमने कई बार स्पष्ट किया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ कट्टरवादी, अतिवादी, चरमपंथी, भारत विरोधी तत्व हैं, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो जो है इन्हीं जीएनपीसी वालों का, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकसिया कांग्रेस वालों का, टीएमसी वालों का, वामपंथियों का, समाजवादी पार्टियों का इत्यादि का के ही एजेंट हैं। वो उन्हीं के द्वारा पाले जाते हैं, उन्हीं के द्वारा पोषे जाते हैं, उन्हीं के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। और उन्हीं और ये केजरीवाल के एजेंट होते हैं। तो ये इन्हीं के द्वारा पाले जाते हैं, पोषे जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं। जब भी मौका आता है तो देश में नफरत, आंदोलन, हिंसा, तोड़फोड़, यहाँ तक अस्थिरता, ये ताकतें कौन जो मैंने अभी नाम लिया है, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इनके एजेंट होते हैं। और यही ताकतें, इनसे ये सभी काम जो है नफरत फैलाना, आंदोलन करवाना, हिंसा करवाना, तोड़फोड़ कराना, इनसे कराते हैं। इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें। इनको उठा तो हिंदू सनातन आस्था के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो उनका संदर्भ लेकर के पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लपेटने की कोशिश करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गद्दारी है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो अभी बताया गया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तबके के वो चरमपंथी, कट्टरवादी, असामाजिक, भारत विरोधी तत्वों को दिखा करके पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को निशाना बनाते हैं। ये सबसे घोर जो राष्ट्रद्रोह है,
देशद्रोह है, गद्दारी है देश के खिलाफ। और दूसरी इनकी रचना है कि ये आक्रांता वाली थ्योरी। तो आक्रांता मैंने बताया था, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, शक, हूण, नादिर शाह अंग्रेज, ये आक्रांता है। मुगल हमारे सम्माननीय वंशज हैं, उनको आक्रांता करने वाले इस देश के खतरनाक दुश्मन हैं, जो कि उनका नाम लेकर के उनके बहाने देश में नफरत फैलाते हैं। इनकी कहानियों को जो कहानी रचते हैं, थोड़ा बेनकाब करना होगा। देखिए, भारतीय आवाम ताकत दल तो हमारे लोगों में, जो हमारे देश में नफरत और बिखराव का एक बहुत बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है, उसी को खत्म करने के लिए, भारतीय एकता लाने के लिए ये प्रयास कर रहा है। और इसके साथ भारतीय आवाम ताकत दल ये भी कहता है कि यदि ये नफरत और बिखराव खत्म हो जाए तो हमारे देश में बहुत काबिल लोग हैं, उन्होंने अपने देश में भी काबिलियत दिखाई है और देश के बाहर जाकर के भी काबिलियत दिखाई है। प्रतिभा काबिलियत की कोई कमी नहीं है। ये कमी सारा कुछ बर्बाद हो रही है इस नफरत और बिखराव की आग में। तो भारतीय जनता दल समझता है, और हमारे भारतीय भाई बहन भी समझेंगे कि प्राथमिक कर्तव्य है पूरे देश का, पूरे देशवासियों का, कि इस बिखराव और नफरत की आग को खत्म किया जाए और लोगों के क्या काबिलियत का, प्रतिभा का, टैलेंट का, उनके ब्रिलियंस का इस्तेमाल जो है समाज और देश के निर्माण में किया जाए। वो तभी संभव है जबकि नफरत और बिखराव की स्थिति को समाप्त किया जाए। एक नफरत तो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, भाषाई भी चलता है। दक्षिण के हमारे जो भारतीय भाई बहनों का जो राज्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक, भाषाई कट्टरता वो काफी कहर ढा रही है। कावेरी जल विवाद, बताइए, यदि भारतीयता का माहौल होता, दृष्टिकोण ये काम करता है कि भाई कर्नाटक में रहने वाले या तमिलनाडु में रहने वाले दोनों हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और जो कावेरी इतनी पवित्र नदी है वो भी भारत की संपदा है। तो भारत की संपदा भारतीय भाई बहनों के लिए किस तरह से उसका आवंटन हो, एक स्वस्थ दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन नहीं। मैंने भारतीयता का पूरा अभाव, संकीर्ण कि हम कन्नड़ी हैं तो हम तमिल हैं, हमारी तमिल भाषा, हमारी कन्नड़ भाषा, ये पूरा जहर वो घोल रही है। और उनमें इस तरह से टकराव होता है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान में भी नहीं होता। और इसलिए जरूरी है, हर समस्या का समाधान भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीयता है। तो कावेरी जल विवाद ले लीजिए, यहाँ तक कि कोई वो तुंगभद्रा कोई नदी है, उसके बंटवारे का भी चक्कर चल रहा है। दृष्टिकोण हमेशा भारतीय होने की आवश्यकता है। उसके पहले हमने बताया था कि कब से बात चल रही है नदियों को जोड़ना। यदि नदियाँ जोड़ दी जाती तो जिस वक्त में किसी नदी में बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ा रहता है, तो वो बाढ़ का पानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में डाइवर्ट करके, घुमा करके जो है बाढ़ की भी समस्या को भी, साथ सूखे की भी समस्या को भी एक साथ उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन अब तक ये काम नहीं किया गया। खुराफात दिन रात हिंदू मुस्लिम ये किया जा रहा है। तो कावेरी जल विवाद का भी
बिल्कुल सामान्य हल बिल्कुल संभव है, बशर्ते दृष्टिकोण भारतीय हो। कर्नाटक में रहने वाले हमारे वो भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, तमिलनाडु में भी रहने वाले अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। कावेरी जल या कावेरी नदी हमारे भारत की संपदा है। यदि दृष्टिकोण हो तो उसका सर्वमान्य हल बिल्कुल संभव है। लेकिन हमेशा जो है विखंडनकारी दृष्टिकोण कि ये तमिल है तो ये कन्नड़ी है, इससे देश नहीं चलेगा। तो और नदियों को जोड़ना, जितना भी, अरे मान लीजिए उसमें 10 लाख करोड़ खर्च भी होता है, कितना तो काला धन सब दबा के बैठे हैं ये चोर हमारे, शरद पवार, चिदम्बरम, पैसा इसके निकालिए। लेकिन मोदी महोदय, चिदम्बरम और शरद पवार जैसे तमाम भ्रष्ट लोगों के कालाधन की जानकारी है, लेकिन उनकी भी रक्षा करेंगे और उनके कालाधन की भी रक्षा करेंगे। और दिखावे के रूप में सिर्फ ईडी वगैरह भेज देंगे। मोदी महोदय इस तरह से जो पाखंड आप करते हैं, देश बिल्कुल देख रहा है। तो नदियों को जोड़ना भी एक बहुत बड़ा जो हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, वो तो जरूरी है, ऐसा हम नहीं करेंगे, जरूरी है। नदियों को जोड़ना उससे भी अधिक जरूरी है। अब गर्मी है ना, महाराष्ट्र में पानी की किल्लत, आंध्र प्रदेश में पानी की किल्लत, कर्नाटक में पानी की किल्लत, और सिंचाई की और जो है वो सिंचाई के अभाव में फसलों का नष्ट होना, बाढ़ के कारण। अब देखिए इसमें सूखा उधर है और आसाम में बाढ़। यदि वही बाढ़ का पानी यदि इधर घुमा दिया जाता, डाइवर्ट कर दिया जाता, तो बाढ़ की भी समस्या, सूखे की समस्या, दोनों एक साथ उसका हल निकल आता। इस तरह से तमाम जो इन समूह ने जानबूझ कर समस्याएं बनाई हुई हैं, उसका हल सिर्फ भारतीय दृष्टिकोण से ही संभव है। और जो नकली किस्म के जो राष्ट्रवादी जो बैठे हुए हैं मोदी जैसे, इनसे तो विशेष तकलीफ है इस देश को, इनसे विशेष तकलीफ है इस देश को। और अब कहने में थोड़ा घंटा लगता है। भारतीय एकता के विरोध में इनके पास कोई ढंग का तार्किक बात नहीं है। भारतीय आवाम ताकत दल, ये संगीत रागी जैसे तमाम जैसे इनकी बातों पर मैंने वो टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता। इस तरह से तमाम अरे गरे सब बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता को पढ़ना जरूरी है। वो संगीत रागी क्या कहता है कि कुछ लोग जो भारतीय एकता की बात करते हैं, भारतीय एकता करने से गजवाए हिंद आ जाएगा। अब ये तर्क दे रहे हैं। हमारे भारत राष्ट्र में यदि भारतीयता की बात ना की जाए तो संगीत रागी तू बता, भारतीयता की बात कहाँ की जाए? रूस में की जाए, जापान में की जाए, अमेरिका में की जाए, बता तू। तो कहता है संगीत रागी कि भारतीयता की जो बात करते हैं इससे गजवाए हिंद आ जाएगा। तो ऐसे तमाम संगीत रागी जैसे देश विरोधी तत्व जो है, इस देश की गद्दार तत्व जो है, देश की जो हमारे भारतीय समाज का जो ताना बाना है उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे गद्दारों को पहचानिए, और ऐसे ही गद्दारों को ये टीवी चैनल वाले वो बुलाते भी हैं। हमने बताया था कि जिसमें उसने नारा लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से। एक दूसरा वाकया भी है जो दिखाता है कि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का किस कदर अभाव है। प्रकरण था जो कांधार वाली घटना, कांधार विमान अपहरण, जो कि एक विमान हमारा दिल्ली से काठमांडू जाने को था, आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर लिया और कहाँ घूम ले गए, इस्लामाबाद, दुबई, फलाने ठिकाने।
अंत में कांधार जो है कि अफगानिस्तान में है, वहाँ उसको उतारा और वहीं से वो सौदेबाजी करने लगे कि उसके आतंकवादी हाफिज सईद वगैरह को छोड़ा जाए। अब देखिए हमारे देश के लोगों में किस कदर देशभक्ति का किस कदर अभाव है। क्या हुआ कि जब कुछ यात्री जब वहाँ बंधक हो गए, हमारे देश के लोग ये प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री कार्यालय को घेरा डाल लिया और छाती पीट पीट करके कहने लगे कि हाफिज सईद को छोड़ो और हमारे आदमियों को छुड़ाओ। और इसी में ये जीएनपीसी इस प्रकरण में जीएनपीसी भी उसको हवा दे रही थी ताकि उसको भी एक मुद्दा मिल जाए कि इस बीजेपी से भी एक गलती हुई है कि उसने आतंकवादियों को छोड़ा है। लेकिन उससे अधिक देखने की जरूरत है कि हमारे देश में किस कदर देशभक्ति का अभाव है। तो लोग कह रहे थे कि हमारे जो परिजन जो वहां पर हैं विमान में अपहृत हैं या किडनैप्ड हैं आतंकवादी के द्वारा, उनको छुड़वाने के लिए हाफिज सईद को छोड़ दो। उनमें से कोई नहीं कह रहा है कि ये हाफिज सईद हमारे हजारों आपके ही भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाया है। तो और ये फिर छूटेगा, फिर हमारे हजारों भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाएगा। तो जो मैंने विदेश मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय को घेर के बैठे हुए थे लोग, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो सिर्फ विमान में जो बैठे थे वही आपके परिजन हैं, वही आपके भाई बहन हैं जो जिनको हाफिज सईद ने मरवा दिया अपने देश में हजारों लोगों को और छूटने पर मरवाएगा, वो आपके भारतीय भाई बहन नहीं हैं। तो वो पूरा एक माने वो एक मील का पत्थर है, द्योतक है। किस कदर हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का अभाव है। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को ले लीजिए, आप ले लीजिए, लेकिन भारतीय जनता दल इससे निराश नहीं है। वो देशभक्ति का भाव ला के रहेगा। जो काम सुभाष चंद्र बोस से छूट गया था, जो काम जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर चढ़े, कुछ जज्बा आया और जज्बा फिर समाप्त हो गया। फिर ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू हावी हो गए। वो सारे जो काम उन्होंने उठाए थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अशफाक उल्लाह, उसी काम को ये पूरा कर रहा है हमारा भारतीय जनता दल। इसको समझने की आवश्यकता है। और ये सारे काले अंग्रेज जीएनपीसी, बीजेपी और जो है ये वाम दल जो राजनीतिक दलों के बीच में हैं और देश के खतरनाक शत्रु हैं, इनकी विनाश ही जो है हमारे मुल्क की हिफाजत है। इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना, कोई मारकाट नहीं करनी, कोई हिंसा नहीं करनी है। इलेक्शन और ईवीएम मशीन एक शांतिपूर्ण तरीका है, वहां करनी है। अभी फिलहाल जो देश में नफरत फैला रहे हैं, उनके हौसले पस्त करने की आवश्यकता है। जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये बराबर हमारे देश को आवश्यकता है भाईचारा की, हमारे देश की आवश्यकता है आपसी सद्भाव की, हमारे देश को आवश्यकता है आपसी वो अखलाक मोहब्बत की। उसका ये मजाक उड़ाता है। बताया गया था पहले भी कि भाईचारा को ये कहता है कि वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। इसी तरह से गंगा जमुनी तहजीब का मजाक उड़ाता है।
तो सर्वप्रथम हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी में कोई फर्क न करें। दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ लोग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का समर्थन करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना करेंगे, दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करेंगे और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का विरोध करेंगे। गलत। सबको मिलकर के ये मान करके कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों का साथ में मिलकर विरोध होना चाहिए। और विरोध से मतलब है कि इनके हौसलों को पस्त करना चाहिए। हौसले पस्त करने का जो पहला कदम है कि इनके मजमे, इनकी सभाओं को शून्य करना चाहिए। ये करिए ना। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फ्लाइट से वो मध्य प्रदेश दौड़ रहा है, गुजरात दौड़ रहा है, सबसे अधिक दौड़ता है गुजरात में। और कितनी खतरनाक बात कहता है वो, भारत राष्ट्र को भारतीयता को पैर के नीचे दबाता है। वो भारतीय सांस्कृतिक और क्या सनातन क्या क्या की गुट्टी वो पिला रहा है। अब हम क्या बताएं। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे देश के दुश्मनों को ये भारतीय जनता के तो बस इतनी ही चेतावनी देना चाहता है कि कोई भी सांस्कृतिक पहचान हो, सनातन की सांस्कृतिक पहचान हो और उसकी एक सभ्यता हो, सिविलाइजेशन हो, सबका ये दायित्व बन जाता है कि अब भारत राष्ट्र को कैसे महफूज रखा जाए। बेवकूफ़ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जरा इतना समझ लो, हमारे देश में सिर्फ एक ही सभ्यता नहीं है, कई सभ्यताएं आई हैं, इस बात को भी मान लो। और ये सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप में बहुत ही खुराफाती है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तू बाहर से आया हो। कोई मूल निवासी हो या ना हो, बाहर से आया हो या ना, जो भी इस देश में आ गया है, इस वतन में खप गया है, इस यहाँ की मिट्टी में समा गया है, इस मिट्टी को अपना वतन मान रहा है। सब लोग इस देश के आदरणीय भारत के सपूत हैं, भारतीय नागरिक हैं, भारतीय हैं। ये बात समझाई जा रही है और इस तरह के वीडियो को सबसे आगे बढ़ाइए, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी लोग जो है इस भारत की समरसता को, भारतीय समाज की समरसता को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब कोई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी अकेले थोड़ी हैं। हरिशंकर जैन, विष्णु जैन वो अलग से एक खुराफात वो शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी मथुरा और ज्ञानवापी मथुरा, ताजमहल, अजमेर शरीफ, ये जो है इसकी वजह से भारतीय जनता दल ने यही कहा है कि भाई मान लीजिए, कहते हैं कि प्रभु की कृष्ण जन्मस्थली मथुरा रही है, काशी रहा है भोले शंकर का। इस बात को हम तस्दीक करते हैं, लेकिन इसके प्रति बहुत चेतावनी भरा लेकिन है। पहले देश में सद्भाव लाइए, आपस में जो है भाईचारा लाइए, आपस में इखलाक मोहब्बत लाइए। उसके आधार पर तमाम संजीद लोग, विद्वान लोग, जानकार लोग और काफ़ी लोग हैं, उनकी सहमति से जो कुछ भी उत्तम हो सकता है वो करिए। पहले सद्भाव लाइए। प्रभु कृष्ण जो का कहीं गए नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। भोले शंकर भी कहीं गए नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। यदि उनके प्रतीक के रूप में कोई मंदिर की बात आती है, उनके प्रतीक में कई मथुरा के मंदिर की बात आती है। पहले देश में सद्भाव, और ये वो भी चाहेंगे। और एक बात बताना जरूरी है कि ये जो
देश विरोधी ताकतें हैं जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाने के लिए आक्रांता का ये बात बोला करते हैं। और अकबर ने जो एकता के जो प्रयास किया उसको भी नकारते हैं। जहांगीर के न्याय को भी वो नकारते हैं। अकबर के ज़माने में जो भूमि बंदोबस्त का यानी लैंड सेटलमेंट का जो व्यवस्था दी गई जो कि आज तक कायम है उसको भी नकारते हैं। और उनको नीचा दिखाने के लिए राणा प्रताप और शिवाजी को लाते हैं। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि राणा प्रताप हो चाहे शिवाजी हों, ये सम्माननीय है, लेकिन उनके सम्माननीय होने का कदापि मतलब नहीं है कि अकबर सम्माननीय नहीं है, जहांगीर सम्माननीय नहीं है, और जो है शाहजहां सम्माननीय नहीं है, औरंगजेब सम्माननीय नहीं है। दोनों सम्माननीय है। लेकिन एक सवाल ये आक्रांता की थ्योरी रचने वालों के लिए है कि तुम बहुत आक्रांता बोलते रहते हो और लाकर के महाराणा प्रताप और शिवाजी को लाकर के खड़ा कर देते हो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाने के लिए। एक सवाल का जवाब दे दो कि अंग्रेजों को तुम इस देश का दुश्मन मानते हो कि नहीं मानते? ये सवाल है। तुम्हारी नजर में अंग्रेज दुश्मन है कि मुगल दुश्मन है? हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़ाई वो लड़े थे। यह देश को सब पता है। क्या वो जो जंग है चाहे 1857 की चाहे उसके बाद की हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर के वो लड़ाई लड़े थे और लड़ाई लड़ने वाले जान देने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। क्या उस जंग को नकारते हो? और यदि वो लड़ाई लड़े थे, इसका मतलब कि अंग्रेज इस देश के दुश्मन है। तुम ये नई थ्योरी कहाँ से ला रहे हो कि मुगल जब ये देश आज़ाद हो गया, जब अंग्रेज भाग गए, तो मुगलों के बहाने जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से नफरत का एक जो ये फैला रहा है। इसके संबंध में मैंने बताया था कि एक पांडे जी मिले थे हमारे, वो बगलगिरी हैं, मैं जहाँ मैं रहता हूँ। उनके मुंह से निकल गया कि अरे अंग्रेज आए तो ठीक ही रहा, कम से कम मुगलों के शासन का खात्मा तो हो गया। ये वही मानसिकता है कि हमारे देश के आक्रांता अंग्रेज थे जिन्होंने 43 ट्रिलियन डॉलर 43 ट्रिलियन डॉलर लूट के चले गए। उसके प्रति वफादारी दिखाती है ये मानसिकता कि वो आए तो लूट के चले गए तो ठीक रहा, मुगलों के शासन का अंत हो गया। हमसे रहा नहीं गया, उन पांडे जी से पूछना ये कहना पड़ा, पांडे जी एक सवाल का जवाब आप देते जाइए। एक मंगल पांडे थे। मंगल पांडे इन्हीं अंग्रेजों की, जिन अंग्रेजों के प्रति आप समर्थन की बात करते हैं, जो जबकि वो आक्रांता थे, असल आक्रांता वो थे जिन्होंने इस देश से 43 ट्रिलियन डॉलर लूट के गए हुए हैं। तो उनके प्रति जो वफादारी आप दिखा रहे हैं, तो एक मंगल पांडे थे जो इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आप हमको ये बताइए कि हमारा देश, हमारा मुल्क मंगल पांडे की शहादत पर गर्व करे, ये आप जैसे पांडे जी, माने हमारा देश मंगल पांडे की शहादत पर गर्व करे, या आप जैसे पांडे जैसे लोगों की बातों पर यकीन करे? कोई जवाब नहीं मिला। और यही होता भी है। जितने भी ये नफरत फैलाने वाले हैं
और कई सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है तमाम भड़काऊ नफरत फलान, उसका भी मैं जवाब लिखता रहता हूँ। जब माकूल जवाब लिखा जाता है ना तो फिर उसका जवाब नहीं दे पाते हम पलट करके, इसलिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं कहने का, सब झूठ पे झूठ। या आक्रांता वाली थ्योरी क्या झूठी थ्योरी है ये। आक्रांता को मैंने पता है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के ये अंग्रेज आक्रांता हैं, और वास्तव में हमारे मुगलों को आक्रांता करने वाले वो खुद आक्रांता है, उनके मानसिकता आक्रांता है। तो इस दोहरी मानसिकता में कि हमारे देश के दुश्मन अंग्रेज और कि हमारे देश के दुश्मन मुगल या सल्तनत, ये दोहरी मानसिकता फिर हमको भारतीयता को मजबूत करना चाहिए या हमको हिंदुत्व को मजबूत करना चाहिए, ये दोहरी मानसिकता। इस दोहरी मानसिकता ने इस देश को तबाह किया हुआ है। तो हमारा एक सवाल है, इन जो झूठी कहानियां रचते हैं आक्रांता जैसे लोगों को, कि हमारे शिवाजी हों, जब महाराणा प्रताप बहुत सम्माननीय है, अकबर भी सम्माननीय है, शाहजहां और औरंगजेब और जहांगीर भी सम्माननीय, बाबर भी सम्माननीय है। हमारे पास एक सवाल है कि इन दुश्मन अंग्रेजों से लड़ते हुए ये नवाब सिराजुद्दौला, हैदर अली, उसका बेटा टीपू सुल्तान, और तिरुचिरापल्ली एक रियासत थी जिसके क्योंकि अनवार अंसारी करके कोई थे, ये लोग शहीद हो गए हैं। ये शिवाजी, और उस समय ये लड़ाइयाँ जो है शिवाजी की जो लड़ाइयाँ थी, जो मुगलों के खिलाफ लड़े थे, शिवाजी हो चाहे राणा प्रताप हो, हल्दी घाटी की लड़ाई जो है सन 1772 में हुई थी, जो कि प्लासी के युद्ध में मैंने 1757 के बाद ही हुआ था। इन्होंने, महाराणा प्रताप ने या शिवाजी ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी है, और नहीं लड़ी है तो क्यों नहीं? हालांकि इस तरह का सवाल मैंने समझा कितना मैंने माकूल है नहीं है, लेकिन ये झूठी कहानी रचने वाले हो आक्रांता की, उनके लिए सवाल जरूर है कि महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी हो, अंग्रेजों के खिलाफ जो है कितनी लड़ाई लड़ी है और क्यों नहीं लड़ी है। मैं फिर कह दे रहा हूं कि इस तरह का सवाल प्रासंगिक नहीं है, माकूल नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की कहानी रचते हैं आक्रांता वाले, उनके लिए जरूर ये सवाल दें, इसका जवाब दें। हालांकि इस तरह की कहानियों से हमारे देश की समरसता को धक्का पहुंचेगा, इसलिए कि भारतीय जनता के दल के महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, सभी सम्माननीय हैं। उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी ये भी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि हम वो अकबर का, शाहजहां का और बाबर का, औरंगजेब का हम अपमान करें। अपने अपने ढंगों से इन लोगों ने सल्तनत चलाई है, बस झूठ का मंदिर तोड़ा, फलाना तोड़ा, ये बिल्कुल झूठी कहानी। तो इसलिए, और कई इतिहासकारों ने बताया है कि पुरानी बात 500 साल की पहले की, 1000 साल पहले की आपस की जो है यानी प्रतिद्वंदिता, अपने राजनीतिक विस्तार के महत्वाकांक्षा की टकराहट की गंदगी ला करके अपने वर्तमान, खास करके जबकि इस देश का संविधान बन गया है, भारत राष्ट्र बन गया है, इसके पहले वो नेशन स्टेट नहीं था। अब ये पूरे भारत को मिलाकर के भारत राष्ट्र बन गया है। इसको तबाह करने के लिए सब ये देश के दुश्मन जो है 500 साल पहले, और ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग सिविलाइजेशनल
एंटिटी योग्य राष्ट्र के भी ऊपर है। ऐसे देश के खतरनाक सुधांशु त्रिवेदी जैसे देश के खतरनाक शत्रु हैं। हमारी आवाम को आराम पहुंचाना चाहिए, उन्हें सुकून और माने भाईचारा होना चाहिए, उनको भारतीय नागरिक का सम्मान देना चाहिए, उनको बराबरी का। अरे कितने हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं या उपेक्षित जो भारतीय भाई बहन हैं वो सम्मान के भूखे हैं। कितने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन वो सम्मान के भूखे हैं। उनको बार बार जो है वो जो है उनको अपमानित करना। इसीलिए तो कोई बीजेपी का छुटभैया था, वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात कर रहा था कि ये भारतीय एकता इसकी क्या रट लगाई। भारतीय एकता आ जाएगी तो सनातन का क्या होगा। भारतीय एकता आ जाएगी तो मेरे बगल में मुल्ले भी बैठ जाएंगे, चमार भी बैठ जाएंगे। जिसकी मन में इतनी गंदी भावना हो और वो शासन पर बैठा हो, वह इस आवाम को और देश को क्या दे सकता है? सोचिए इस बात को। भारतीय जनता दल इसी मानसिकता से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन सुखद बात है कि हमारे देश के कोने कोने से, पंजाब से लेकर के तमिलनाडु तक, हमारे सभी भारतीय भाई बहन महसूस कर रहे हैं कि देश में बिखराव और नफरत को हर कीमत पर, हर तरह से समाप्त करना है। ये जो बिखराव, जो भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर और जात के नाम पर, सभ्यता के नाम पर जो बिखराव, सभी बिखराव समाप्त करके एक भारत, हम सभी भारतीय, राष्ट्र भारत एक, हम सभी भारतीय एक, इस जज्बा ही नहीं हमारे बर्ताव में भी आना चाहिए, हमारे आचरण में भी आना चाहिए। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, मानसिक गुलामी से बाहर आकर के। जैसा कि बताया गया है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों कि देशभक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ आपको त्यागना होगा अनिवार्यतः। जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ रहेगा, देश के प्रति भक्ति का भाव आ नहीं सकता, देश के प्रति संवेदना आ नहीं सकती। इन दोनों का यानी वैमनस्य है, शत्रुता है। किसकी? व्यक्तिगत स्वार्थ और देशभक्ति की। तो देशभक्ति की भावना लाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागिए और ये बल्कि यह आदत डालिए कि हमारे समाज की भलाई में अपनी भलाई है, हमारे पड़ोसी के भलाई में अपनी भलाई है, हमारे देश की भलाई में अपनी भलाई है। इस सोच, इस आदत को डालिए और भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए। इस तरह के वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है, परम राष्ट्रीय फर्ज है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।